नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। अभी हाल ही में मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर आसमान में इतने सारे तारे कैसे आ गए। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि शायद काफ़ी लोगों को इसके बारे में विस्तार से ना पता हो। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आसमान में जितने भी तारे दिखते हैं ना, वो सारे तारे बहुत बड़े बड़े समूह में बटे हुए हैं, और इस समूह का नाम मंदाकिनी है, इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। ऐसे ही हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम दुग्ध मेखला है, यानी कि आकाश गंगा। और दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है, और इस मंदाकिनी के एक तारा सूर्य है, जो हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। और सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है वो प्राकिस्मा सेंटोरी नाम से है। और आसमान में जो तारे, आपको जितने भी तारे दिखते हैं, वो तारे केवल आपको 3 रंग के दिखते होंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। पहला लाल रंग का, ये सबसे कम गर्म तारे होते हैं। दूसरा है सफ़ेद रंग का तारा, जो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। और जो सबसे गर्म तारा होता है वो नीला रंग का दिखता है। तो आसमान में यही 3 रंग के तारे दिखाई देते हैं। अब तारे बनते कैसे हैं? तो तारे बनने की प्रक्रिया में जो तारा बनना शुरू होता है ना, तो तारा बनना शुरू होता है तो सबसे पहले स्टेप में ये आदि तारा बनता है, और दूसरे स्टेप में ये पूर्ण तारा बन जाता है। और आसमान में ऐसा नहीं है कि जितने तारे हैं उतने ही तारे हमेशा रहेंगे, या और तारे नहीं बन रहे हैं, या फिर जो तारे हैं वो हमेशा अब रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। आसमान में जितने भी तारे हैं उन तारों में से बहुत सारे स्टार्स नष्ट होते रहते हैं और नए नए स्टार्स बनते रहते हैं। अब स्टार कैसे बनते हैं, मतलब तारे कैसे बनते हैं? तो तारे बनने की प्रक्रिया में जो पहला चरण है उसमें आदि तारा बनता है, आदि तारा उसे बोलते हैं। और दूसरे स्टेप में वो पूर्ण तारा बन जाता है। तो आदि तारा कैसे बनना शुरू होता है समझिए आप। तो होता यह है कि किसी भी मंदाकिनी में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और यही हाइड्रोजन और हीलियम तारों के लिए कच्चा माल का काम करता है। ये हाइड्रोजन हीलियम के जो अणु वहाँ पर फैले हुए होते हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं और बादल टाइप का बना लेते हैं, और उस बादल को ऊर्ट बादल के नाम से जानते हैं हम लोग। और वो बादल जब बहुत सघन होता जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो संकुचित होता जाता है, उसके अणुओं में संकुचन होता जाता है, और इस वजह से उसके अणु पास में आते जाते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं तो एक ठोस का रूप ले लेते हैं। और ठोस का रूप लेते ही, अच्छा, इसमें प्रकाश नहीं होता, आदि तारे में प्रकाश नहीं होता, और आदि तारे का टेम्परेचर जो होता है वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और ये जब संकुचित होकर जब ठोस के रूप में जम जाता है तो इसी को आदि तारा कहते हैं। इसमें कोई प्रकाश नहीं होता। अब इसका स्टेप 2 यानी तारे बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। जब आदि तारे में और ज़्यादा संकुचन होता है तो होता यह है, बहुत ज़्यादा संकुचन होने के कारण हाइड्रोजन के अणु बहुत पास पास आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन के अणुओं में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और जब इनके अणु आपस में बहुत ज़्यादा टकराने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास आ गए संकुचन के कारण, तो इसके सारे अणु जब बहुत तेज़ी से टकराने लगते हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी दो चीज़ों के बीच में टक्कर होता है तो उष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे पत्थरों को टकरा कर ही आग का खोज हुआ था। तो इनमें टक्कर होने के कारण इसमें उष्मा उत्पन्न होने लगती है, और फिर धीरे 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 क्या होता है, जो आदि तारे का टेम्परेचर 173.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो बढ़ते बढ़ते हो जाता है लगभग 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 1 लिखने के बाद आप 7 जीरो बनाइए, इतना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जब आदि तारे के अंदर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाता है, 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, तो इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के बीच में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने लगती है। अब ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? तो आप पढ़े होंगे कभी ना कभी कि न्यूक्लियर बम के बारे में। तो न्यूक्लियर बम जब दगता है कहीं पर, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम जब दगता है कहीं पर, तो ऐसा क्या होता है कि इतनी सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इतना विनाश हो जाता है? ऐसा क्या होता है? तो उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने लगती है। वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आदि तारे में शुरू हो जाता है 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर पर। और फिर वहां क्या होता है, 2 हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर हीलियम नाभिक में बदलने लगते हैं, और इसके कारण उसमें से और ज्यादा ऊर्जा निकलने लगती है। और इस ऊर्जा के निकलने की वजह से और ज़्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाता है। इस वजह से आसपास के और ज़्यादा हाइड्रोजन हीलियम के अणु आकर इससे चिपकने लगते हैं, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम इससे चिपकते जाते हैं
वैसे वैसे इस तारे का आकार भी बढ़ता जाता है और इसके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो चुकी है, जिस कारण इसकी ऊर्जा भी लगातार बढ़ती जाती है और इस तरह से तारे का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। और यही क्रिया पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों जगह, अरबों जगह स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि करोड़ों जगह एक साथ बहुत सारे तारे बन रहे होते हैं। और आप ये बात जानते ही हैं कि तारे जैसे जैसे बनते हैं उसी समय बहुत सारे ऐसे तारे होते हैं जो नष्ट हो रहे होते हैं। नष्ट होने की प्रक्रिया भी हम आपको समझाएंगे। तो तारे का निर्माण किस तरह से होता है वो आप लोग समझ गए। ये पूरी तरह से एक तारा बनकर तैयार हो गया है। आसमान में स्थित कुल तारों की संख्या की बात की जाए तो जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं, उनके हिसाब से इस ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सीज हैं, यानी मंदाकिनी हैं। मंदाकिनी मतलब तारों का समूह। और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग इतने ही तारे हैं, यानी 10⁻11 तारे हैं। और अगर हम इन दोनों संख्या का गुणा करें तो लगभग 10⁻22 तारे इस समय पूरे ब्रह्मांड में हैं, यानी कि 10⁻22 स्टार्स हैं। अब इस स्टार्स में से बहुत सारे नष्ट होते रहते हैं तो कुछ नए बनते भी रहते हैं लगातार। इस वजह से तारों की संख्या लगभग उतनी ही मैनेज है, लगभग उतना ही मैनेज है। तो इस तरह से होता है। अब हम लोग समझते हैं कि तारे नष्ट कैसे होते हैं। किसी भी तारे को जब नष्ट होना होता है तो वो सबसे पहले बदल जाता है रक्त वामन तारे में। अब रक्त वामन तारे में कैसे बदलता है वो समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब तारा बन जाता है तो तारे में क्या होता है, लगातार नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन नाभिक मिल मिलकर हीलियम नाभिक बनते रहते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती रहती है। जब तारे को नष्ट होना होता है तो सबसे पहले बदलता है रक्त वामन तारे में। और रक्त वामन तारे में क्या होता है, उसके अंदर, उसके क्रोड में जितना भी हाइड्रोजन था वो सारा हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके हीलियम में बदल चुका है। और उसके बाहर बाहर जो उसका क्रोड है, उस क्रोड में लगातार विस्तार होता रहता है, मतलब कि उसमें और ज़्यादा हाइड्रोजन आसपास से आकर जुड़ते रहते हैं और वही बाहरी क्षेत्र में हल्की फुल्की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिससे उसमें से ऊर्जा निकलती रहती है। लेकिन उसके क्रोड में, उसके मध्य में जितना हाइड्रोजन था वो सारा हाइड्रोजन अब हीलियम में बदल चुका है, यानी अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है और जितनी ऊर्जा थी उसके अंदर वो सब निकल रही है धीरे धीरे। जो भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हुआ था उससे जो ऊर्जा बनी थी वो धीरे धीरे निकल रही है, केवल बाहरी हिस्से में उसके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जारी है। तो ऐसे तारे को कहते हैं रक्त वामन तारा। अब रक्त वामन तारा नष्ट होने के अगले चरण में जब चलेगा तो 2 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज, अगर कोई रक्त वामन तारा है और उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो वो रक्त वामन तारा श्वेत वामन तारे में बदलकर फिर नष्ट होगा। और अगर कोई रक्त वामन तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है तो वो न्यूट्रॉन तारे में बदलकर फिर ब्लैक होल में बदल जाएगा। अब ये कैसे होता है तो इसको समझिए। कोई तारा है, उसका द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो होगा क्या, वो बदलेगा श्वेत वामन तारे में। अब श्वेत वामन तारे की क्या खास बातें हैं, इसमें सबसे पहला काम होगा कि रक्तदानों तारे ने जो प्रसारित किया था अपना बाहरी आवरण, श्वेत वामन तारा बनते ही वो सबसे पहले उस बाहरी आवरण को खो देगा, वो विस्फोट होकर खत्म हो जाएगा। और जो बीच में हीलियम का क्रोड बना था, देखिए शुरुआत में जब तारा था तो क्या था, पूरा हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कर करके हीलियम बन रहा था। जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया तो वो बन गया था रक्तदानों तारा। और जब हीलियम पूरा का पूरा मिलकर अब बदलेगा कार्बन में, देखिए बाहरी आवरण पूरा गायब हो चुका है श्वेत वामन तारे का, और बीच में जो हीलियम था वो सारा हीलियम अब आपस में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कर करके ठोस कार्बन में जमता चला जाएगा। और ठोस कार्बन में जब पूरा का पूरा हीलियम बदल चुका होगा, इसके बाद में वो प्रकाश उत्पन्न करना भी बंद कर देगा, क्योंकि जितना उसके पास में ऊर्जा था वो सारा का सारा निकल जाएगा धीरे धीरे। और इसके बाद में प्रकार से वो जो तारा है वो कार्बन के एक ठोस पिंड के रूप में अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, नष्ट हो जाएगा, वो विलीन हो जाएगा, किसी बड़े पिंड के आकर्षण में आकर नष्ट हो जाएगा वो।
इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि अगर कोई रक्तदान उतारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है तो उसके साथ में क्या होगा। वो पहले अपना बाहरी आवरण जो है उस बाहरी आवरण में विस्फोट करेगा जिससे बाहरी आवरण गायब हो जाएगा और उसके मध्य का जो भाग है वो मध्य का भाग न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा और न्यूट्रॉन तारा बाद में ब्लैक होल बन जाएगा। और ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें पड़ने वाली सारी प्रकाश वो अवशोषित हो जाएगी, मतलब जितना भी उस पर प्रकाश पड़ेगा वो अवशोषित हो जाएगा, जो भी उसके पास में जाएगा वो उसी में समा जाएगा। तो ब्लैक होल पर किसी अलग टॉपिक में हम लोग समझ लेंगे। तो ये पूरा का पूरा तारों का इतिहास है। अगली बात ये है कि आसमान में जितने भी तारे हैं, जिस प्रकार से सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है, ऐसे ही आसमान में जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे तारे आपको पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखेंगे। देखिए सूर्य भी तारा है, वो भी पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है। ऐसे सारे तारे, आसमान में जितने भी तारे हैं वो सारे तारे पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए ही प्रतीत होंगे। केवल ध्रुव तारा जो कि पृथ्वी के ध्रुव की एकदम सिधाई पर है, ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है हमेशा। बाकी आसमान में जितने भी तारे हैं वो सारे तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखते हैं इस पृथ्वी से।